देती है। निक्षेप कहता है परंतु नहीं कैसे, टापू का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हटकर आता है, मल्लिका से कहता है। मल्लिका कहती, सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आज निक्षेप? तो निक्षेप कहता है, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका कहती है, तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है क्या? तो निक्षेप कहता हुआ, एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। यानी कि जो आज एक आकृति दिखी है वह बहुत परिचित आकृति है जो यहाँ से होकर चली गई है। फिर मल्लिका कहती है, परिचित आकृति कौन था? निक्षेप जब कहता है कि आज जो परिचित आकृति दिखाई दी है वह बहुत परिचित आकृति है, तो मल्लिका कहती है कि परिचित आकृति कौन है? तो निक्षेप कहता है, मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास है। निक्षेप कहता है मल्लिका से कि अभी अभी मैंने जिस आदमी को देखा है वह निश्चित रूप से कालिदास है। तो मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभित सी खड़ी रह जाती है। मल्लिका कहती, कालिदास, यह कैसे संभव है? निक्षेप कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें ना पहचान पाए, लेकिन निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती हैं। मैं अभी जाकर देखता हूँ, राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। निक्षेप कहता है, जब कालिदास वहाँ नहीं रुकते हैं तो निक्षेप कहता कि और भी अगर कोई और व्यक्ति होता इस राजसी वेशभूषा में कालिदास को देखकर वह नहीं पहचान पाता, लेकिन मैंने कालिदास को देखकर पहचान लिया। मैं उन्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकता हूँ, अभी जाकर देखता हूँ। उसी उत्तेजना में वहाँ से चला जाता है। फिर मल्लिका कहती, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव करती है। उसे तकलीफ होती है कि आज बिना काले उसके घर रुके कालिदास यहाँ से गुजर गए हैं। फिर यंत्र चलित सी झरोखे के पास चली जाती है और ड्योढ़ी से रंगिनी और संगिनी अंदर आती है। रंगिनी और संगिनी जो है वह कालिदास के साथ ही राज राज से आई उज्जैनी राज्य से आई हुई होती हैं, नागरी हैं। नगर में रहने वाली दो औरतें हैं, रंगड़ी और संगड़ी, वह अंदर आती हैं। मल्लिका कहती है, आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगड़ी संगड़ी को आगे करती है तो रंगड़ी कहती है, इससे पूछ हम अंदर आ सकती हैं? तो संगनी उसे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है। फिर कहती है, संगनी तू पूछ। मल्लिका उनके पास आ जाती है। फिर रंगड़ी कहती है, अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो यह तुम्हारा घर है? तो मल्लिका कहती है, हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आए हैं, क्या काम है? फिर रंगड़ी और संगड़ी अंदर आ जाती हैं और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। तो रंगड़ी कहती है, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई हैं, समझ लो यूं कि आई हैं ग्राम प्रदेश में घूमने के लिए। फिर संगनी कहती, यहाँ हम यहाँ के घर देखना चाहती। तो रंगड़ी कहती है, और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती। संगनी कहती, मैं परिचय दे दूं, यह रंगणी है, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है, नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। फिर रंगणी कहती है, और यह संगड़ी है, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है, बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो? तो मल्लिका कुछ भी उत्तर न देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रहती है। संगड़ी कहती है कि तुमने अपना परिचय नहीं दिया। तो मल्लिका कहती, मेरी परिचय कुछ है ही नहीं, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आइए यहाँ आसन पर बैठिए। फिर संगनी कहती है, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आए हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? तो मल्लिका कहती है, किस स्थान को? तो रंगनी कहती, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं, यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? तो मल्लिका कहती है कि हम भी यहाँ पर इन्हें प्रकोष्ठ ही कहते। तो रंगनी कहती है, प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो। और
फिर कहती है कुंभों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है और कहती है इसे क्या कहती हो तुम। मल्लिका कहती है कुंभ कहते हैं। रंगड़ी कहती है कुंभ, प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ यहाँ भी कहते हैं। फिर निराशा से कंधे हिलाती है। संगनी कहती है देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है क्या। तो मल्लिका हथपथ से उनकी ओर देखती रहती है। मल्लिका कहती है स्थानीय शब्द क्या। तो संगनी कहती है हाँ आंचलिक शब्द, जैसे पतंजलि ने लिखा है कि यदवा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तदवा को तरवा। तो मल्लिका कहती मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है। फिर संगनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है और रंगड़ी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगनी के पास चली जाती है। संगनी कहती है देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो, यानी ग्रामीण जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे ही हैं, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है। और संगनी जो रहती है वो कहती है कि हम यहाँ ग्राम प्रदेश की कुछ बातों को जानना चाहते हैं जिसका अध्ययन करने हम लोग यहाँ आए हैं। हम यहाँ की कुछ ऐसी वस्तुओं को जानना चाहते हैं जो हमारे यहाँ से अलग हो। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है यह हम जानने आए। तो मल्लिका कहती है यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता है क्या। पल भर झरोखी की ओर देखती रहती, फिर कहती मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत ही साधारण होता है। फिर संगिनी कहती है यह मैं नहीं मान सकती। संगिनी कहती है कि मैं नहीं मान सकती कि यहाँ जीवन बहुत साधारण होता है। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है, तो यहाँ की प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। संगनी कहती है मैं नहीं मान सकती कि यह प्रदेश जो है यहाँ के जो लोग हैं बहुत साधारण होंगे, क्योंकि इस प्रदेश से ही कालिदास जैसे असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। तो रंगड़ी चूल्हे के पास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह से देखती है और एक बार अंदर की ओर भी झांक लेती, फिर कहती है देखो मैं तुम्हें समझती हूँ, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं। रंगड़ी मल्लिका से कहती है कि देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह कि राजकीय नियोजन से हम दोनों लोग कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हूँ। तुम समझ सकती हो कि यह किताब बड़ा और महत्वपूर्ण काव्य है। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री ही नहीं मिली है हमारे लिखने के लिए। तो संगनी कहती है अच्छा यहाँ के कुछ वनस्पतियाँ के नाम तो बताओ। तो मल्लिका कहती है कैसी वनस्पति। तो संगनी कहती है कैसे वनस्पति, सोचने लगती है। फिर कहती जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है भास्वन्य रत्नानि महौषधीश्चर, ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी हैं। मल्लिका कहती औषधियाँ प्रकाश नहीं देती हैं। तो संगनी उठ खड़ी होती है, फिर कहती है औषधियाँ प्रकाश नहीं देती हैं, तुम्हारा मतलब है कि कालिदास ने जो लिखा वह झूठ लिख दिया है। तो मल्लिका कहती है उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा, उन्होंने तो लिखा है कि। फिर रंगनी कहते रहने दो संगनी, यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। तो संगनी भी निराशा से मुंह बिचकाकर खड़ी हो जाती है। संगनी कहती है अच्छा तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया है, अब क्षमा करना, चल रंगनी। तो दोनों चली जाती है। मल्लिका ड्योढ़ी का किवाड़ बंद कर देती है, फिर आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है और उसकी आंखें मुंद जाती। तो मल्लिका कहती है आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। कालिदास के विषय में सोचती है कि आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी कि तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में फिर से भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती है, फिर कहती कि उज्जैनी की ओर से जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत
की पंक्तियां गा कर सुनाऊंगी, पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी, और अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। फिर मोढ़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है और कहती है कि कहूंगी कि देखो, ये तुम्हारी नई रचना के लिए है, ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। यानी जो खाली पृष्ठ है उसे मैंने अपने हाथों से बनाकर रखे हैं, सीकर बनाए हुए हैं। इन पर तुम जब भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। फिर निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही हूँ कि तुम भी वही हो। मल्लिका कहती है, मैंने सोचा था कि जब तुम आओगी तो मेरे जीवन में जो बदलाव है उसको बताऊंगी तुमसे, कि मैंने तुम्हारे कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं, और अपने हाथों से तुम्हारे लिए कोरे पृष्ठ की जो ग्रंथ सिलकर रखा है उसे तुम्हें दूंगी, और कहूंगी कि जब भी तुम इन पन्ने पर लिखोगे, कोरे पृष्ठ पर लिखोगे, तो तुम्हें अनुभव होगा कि मैं भी कहीं इसमें हूँ, मेरा भी कुछ अंश है। निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही बदल गया है, और नहीं सोच पा रही हूँ कि तुम भी वही हो या बदल गए हो। फिर किवाड़ खटखटाता है, कोई किवाड़ खटखटाता है, वह अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। देवड़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़ी होते हैं। यह दो व्यक्ति हैं जो शहर से आए हुए हैं, नगर से आए हुए, राज्य से, राज्य कर्मचारी हैं। साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार कहता, मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। तो मल्लिका कहती है, कहिए। अनुस्वार कहती है, देव मात्र गुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मात्र गुप्त यानी कालिदास, दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक्की सी उन्हें देखती रहती है। मल्लिका कहती है, मात्र देवगुप्त, देव मात्र गुप्त कौन है? तो अनुस्वार कहती है, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कबीन्द्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक देवमात्र गुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश बुहिता परम विदुषी देवी प्रियंग मंदिरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। तो मल्लिका कहती है, ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं, और आप कह रहे हैं कि मात्र गुप्त हैं। तो अनुस्वार कहता है कि वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मात्र गुप्त उनका नया नाम है। तो मल्लिका कहती, वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। तो अनुस्वार कहता है, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे आपके आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न कर देते हैं। और कहता है, आओ अनुनासिक। फिर दोनों प्रकोष्ठ में आकर निरीक्षण करने की दृष्टि से सब वस्तुओं को देखते हैं। मल्लिका एक ओर हट जाती है। अनुनासिक जो रहता है वह आसन के समीप आ जाता है। जब मल्लिका देखती है कि कालिदास यहाँ आए हुए हैं और उनसे बिना मिले हुए ही यहाँ से चले गए हैं, पर्वत प्रदेश की ओर चले गए हैं, तो उसे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। वह सोचती थी कि मैंने क्या क्या सपने सजाव रखे थे कि कालिदास आएंगे तो उनके साथ घूमने जाऊंगी, बादलों पर, पर्वतों पर घूमने जाऊंगी, हंसूंगी, खेलूंगी, यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी। लेकिन आज कालिदास आए हैं तो लगता है कि एकदम बदल गए हैं, पहले वाले कालिदास ही नहीं है। तो इसके बाद रंगिणी संगड़ी आती हैं और वह अपने विषय में बताती हैं, और मल्लिका से पूछती हैं कि यहाँ की कुछ नई कुछ वस्तुओं को बताओ जिनके द्वारा हम कालिदास के जीवन पर कुछ लिखना चाहती हैं। तो फिर वह दोनों निराश होकर चली जाती हैं, वहाँ उन्हें कुछ ऐसी वस्तु नहीं मिलती है। तो इसके बाद अनुनासिक और अनुस्वार आते हैं। वह कहते हैं कि मात्र गुप्त की पत्नी राजदूहिता आना चाहती हैं आपसे मिलने के लिए। तो कहते हैं कि हम इस घर का कुछ निरीक्षण करके कुछ वस्तुओं में बदलाव करना चाहते हैं,
फिर कहता है अनुनासिक कि मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। तो अनुस्वार कहता है देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक कहता है उस स्थिति में इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार कहता है दक्षिण की ओर। तो नकारात्मक भाव से सिर हिलाता, मैं समझता हूँ कि इसकी 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। फिर वहाँ के स्थान के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अनुनासिक और अनुस्वार केवल मल्लिका के घर का सामान इधर उधर हटाकर उसको व्यवस्थित रूप से रखते हैं कि अभी कालिदास की पत्नी यहाँ आएंगी और उन्हें बैठने में असुविधा न हो। तो अनुनासिक कहता हटा दो, अनुस्वार कहता मैं, अनुनासिक कहता है हाँ, अनुस्वार कहता तुम नहीं, अनुनासिक कहता नहीं, अनुस्वार कहता क्यों, अनुनासिक क्यों का कोई उत्तर नहीं। फिर इसके बाद फिर मातुल आता है। मातुल तेजी सा बाहर से आता है। मातुल कहता है अधिकारी वर्ग आज आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया है। तो अनुनासिक कहता क्यों, अनुस्वार, अनुस्वार कहता हाँ पूरा हो गया ना क्यों, अनुनासिक, अनुनासिक कहता हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार कहता हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है। तो मातुल कहता है वह तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रियंग मंजरी बाहर पहुंच गई, यानी कालिदास की पत्नी जो प्रियंग मंजरी रहती है वह घर के बाहर आ गई है। तो अनुनासिक कहता है देवी बाहर पहुंच गई तो चलो अनुस्वार, अनुस्वार चलो कहकर चले जाते हैं। दोनों साथ साथ बाहर जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है। कुछ क्षण बाद प्रियंग मंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है। मातुल कहता है वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। तो मल्लिका अंदर से आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। चाटुकारिता की हंसी हंसता है। देवी जब से आई हैं तुम्हारे ही संबंध में पूछ रहे हैं। तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। आ मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है। तो मल्लिका कहती है प्रियंग मंजरी को अभिवादन करती है। प्रियंग मंजरी मुस्कुरा कर अभिवादन को स्वीकृति देती है। प्रियंग मंजरी कहती है आर्य मातुल, अब आप जाकर विश्राम करें, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल कहता है परंतु आपके लिए आसन। प्रियंग मंजरी कहती है उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी यहाँ पर। तो मातुल कहता है असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा ना माने यह बात दूसरी है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है, बड़े कुल की यह विशेषता तो है ही। फिर प्रियंग मंजरी कहती है आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। तो मातुल कहता है मुझे थकाया है आपने। फिर चाटुकारिता की हंसी हंसता है। फिर आपके कारण मैं थकूंगा, मुझे तो दिन भर पर्वत शिखर में खाई से खाई पर्वत जाने को कहती रहे तो भी मैं नहीं थकूंगा। फिर यहाँ से प्रियंग मजरी कहते देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। तो मातुल कहता अब मैं पशु को देखता हूँ, गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देख रेख मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले बेच दिए, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा है। क्योंकि फिर प्रियंग मंजरी की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वह बढ़कर मल्लिका के हाथ से अपने हाथ में ले लेती। प्रियंग मंजरी कहती है सचमुच वैसी हो जैसी मैंने कल्पना की थी। प्रियंग मंजरी मल्लिका को देखती है और कहती है कि तुम सचमुच वैसी ही हो जैसे मैंने कल्पना की थी तुम्हारे विषय में। तो मल्लिका कुछ अव्यवस्थित सा होकर उसे देखती रहती है। मातुल कहता है क्योंकि अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए, घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है। तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे, फिर मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा।
प्रियंगु मंजरी कहती है आप चले, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो मातुल कहता है अच्छा, फिर चला जाता है। प्रियंगु मंजरी कहती सचमुच बहुत सुंदर हो, सचमुच बहुत सुंदर हो। प्रियंगु मंजरी मल्लिका से कहता है कि तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो अपरिचित होते हुए तुम मुझे परिचित नहीं लग रही, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे परिचित लग रही हो। अपरिचित नहीं लग रही हो, यहाँ है अपरिचित नहीं लग रही हो। तो मल्लिका कहती है आप बैठिए, बैठ जाइए। तो प्रियंगु मंजरी कहती नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की, यानी कालिदास ने तुम्हारे और तुम्हारे इस घर के बारे में मुझसे बहुत चर्चा की है। मैं यहाँ पर बैठने नहीं आई हूँ। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण अवश्य करते थे। फिर दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें ज़्यादा सुविधा होती। तो मल्लिका कहती है मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं, आप बैठिए। तो प्रियंग मंजरी कहती है आतिथ्य की बात मत सोचो। मल्लिका कहती कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे आपका आतिथ्य करूं। तो प्रियंग मंजरी कहती है आतिथ्य की बात मत करो, मैं तुम्हारे अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। प्रियंग मंजरी कहती है कि तुम आतिथ्य की बात मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में तो नहीं आई हूँ। संभव था ये भी ना आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें इस तरफ लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त गले से हल्का विदग्धतापूर्ण स्वर निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था, चाह